है जो कमोबेश 4 घंटे की क्लास है, जिसका आज पहला आवर हम कंप्लीट करेंगे। आपके जो टेस्ट अब ड्यू हैं उसमें चैप्टर नंबर 14 मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद, यानी जिस दिन चैप्टर नंबर 14 मुकम्मल हुआ उसके बाद मेरी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चैप्टर 13, 14 का टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर का जो रिमेनिंग है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सेकेंड ईयर चैप्टर 3 और सेकेंड ईयर चैप्टर 4 का कंबाइंड टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होगा। आइए चलते हैं आज के चैप्टर पे। चैप्टर 14 की जो ज़ूलॉजी है इसमें काफ़ी अहम तरीन टॉपिक्स हैं और लेंदी और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। पूरे एनिमल किंगडम में ब्लड सर्कुलेशन की 6 किस्में होती हैं। नंबर 1 ओपन टाइप, नंबर 2 क्लोज टाइप, नंबर 3 पल्मोनरी, नंबर 4 सिस्टमिक, नंबर 5 सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और नंबर 6 double circuit circulation. So there are 6 types of blood circulation. Now it starts from open type. ओपन टाइप सर्कुलेशन एक ऐसी ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, ना कोई आर्टरी, ना कोई कैपिलरी, ना कोई वेन, किसी भी किस्म का कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता। याद रखें कि जो एनिमल्स ओपन टाइप सर्कुलेशन रखते हैं उनके ब्लड में ना आरबीसीज होती है और ना हीमोग्लोबिन होता है। यानी इनका जो ब्लड होता है वो वाइट होता है, लिम्फ की तरह होता है, जैसे कि आपने सुना होगा हीमोलिम्फ। तो इनके ब्लड में आरबीसीज नहीं होते, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता और इनके अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज नहीं होती। एग्जाम्पल फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का। और हायर ऑर्गेनिज्म में एक एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स। हायर क्योंकि इसका ताल्लुक फाइलम कॉर्डेटा से है, ट्यूनिकेट्स। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ओपन टाइप सर्कुलेशन होती है। नाउ क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी मौजूद होती है। और आपने यकीनी तौर पे पढ़ा होगा कि फाइलम एनीलिडा टू ऑनवर्ड्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें क्लोज टाइप सर्कुलेशन होती है। दरमियान में से आप आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और ट्यूनिकेट्स निकाल दें तो फाइलम एनीलिडा टू ऑनवर्ड्स क्लोज टाइप सर्कुलेशन होती है। और ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके ब्लड में आरबीसीज और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है।
नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन या तो हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है, जैसे कि हमारे अंदर, या फिर हार्ट और गिल्स के दरमियान होती है, जैसे कि फिशेस। तो पल्मोनरी का मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, और बेसिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या तो गिल्स होते हैं या फिर लंग्स। तो हार्ट और लंग्स के दरमियान या हार्ट और गिल्स के दरमियान जो ब्लड सर्कुलेशन होगी, हम उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। नाउ सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट और पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी के दरमियान ब्लड सर्कुलेशन है, एक्सेप्ट गिल्स एंड लंग्स। यानी पूरी बॉडी और हार्ट के दरमियान जो ब्लड सर्कुलेशन है, हम उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ऑर्गन सिर्फ माइनस कर दिया जाए, गिल्स और लंग्स, तो बाकी हार्ट और पूरी बॉडी के दरमियान सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ सिंगल सर्किट की एग्जाम्पल्स हैं फिशेस, ऑल टाइप्स ऑफ फिशेस। तवज्जो रखिएगा, इनका हार्ट एस शेप होता है, अल्फाबेट एस लाइक। ये ऊपर वाला चैम्बर है एट्रियम, ये नीचे वाला चैम्बर है वेंट्रिकल, और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में ये वेल्व होता है यहां पर, जिसे हम एवी वेल्व कहते हैं। एवी का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि ऊपर एट्रियम है और नीचे वेंट्रिकल है, तो इसे हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होगी, तवज्जो रखिएगा अपनी। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में आएगा, और वेल्व की मदद से यही ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए गिल्स में जाएगा, और जब गिल्स में जाके ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, तो यहीं से बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या सिस्टम है कि बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले एट्रियम में आया, एट्रियम से एवी वाल्व से होता हुआ वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से ये ब्लड गिल्स में जाता है, गिल्स में जाके ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, और फिर यहां से बॉडी में चला जाता है। हम इसे सिंगल सर्किट सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? आइए जरा इस चीज को समझते हैं कि हम इसे सिंगल सर्किट क्यों कहते हैं। सिंगल सर्किट कहने की 3 वजूहात हैं, तीनों सुन लें, समझ लें। देखिए, पहली बात तो ये कि हार्ट में राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे इंसानी दिल में होता है ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इस यानी कि हम इसे कहेंगे कि ये 1 वे सर्कुलेशन है, क्योंकि राइट लेफ्ट नहीं है इसमें। सही। दूसरी बात ये देखिए कि हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नीचे वाले चैम्बर में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ओनली 1 टाइप ऑफ ब्लड इज सर्कुलेटेड विद इन द चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर सिर्फ एक ही किस्म का ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ऊपर भी डीऑक्सीजनेटेड और नीचे भी डीऑक्सीजनेटेड। और तीसरी इसकी वजह यह है कि जब ब्लड गिल्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए, तो फिर गिल्स से वापस हार्ट में नहीं आता, यानी कि रिटर्न सप्लाई नहीं होती, बल्कि गिल्स से ही ये बॉडी में चला जाता है, गिल्स से वापस हार्ट में नहीं आता। तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इसे सिंगल सर्किट कहते हैं।
हार्ट में राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात, हार्ट के अंदर एक ही किस्म का ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि हार्ट से जब ब्लड गिल्स में जाता है तो गिल्स से वापस हार्ट में नहीं आता, बल्कि ये ब्लड यहीं से बॉडी में सप्लाई हो जाता है, रिटर्न सप्लाई नहीं होता। नाउ डबल सर्किट, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन है। देखिए, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अब चूंकि ह्यूमन हार्ट का टॉपिक इन डिटेल भी हमने पढ़ना है, तो हम यहाँ पे इसको मुख्तसर तौर पे सिर्फ डबल सर्किट समझाने के लिए अभी हम देख लेते हैं इसको। ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रियम, नीचे के 2 चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तवज्जो रखिएगा। बॉडी से जो ब्लड एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। यही ब्लड यहां नीचे गया, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। अब इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना है, तो यहां से ये ब्लड जाएगा लंग्स में, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड बन जाए। और लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आया, यही ब्लड सेम लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर यही ब्लड यहां से बॉडी में सप्लाई हो गया। तो आपने देखा यहां पे कि हम इसे डबल सर्किट क्यों कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में बात आ गई होगी आपके। पहली बात ये कि 2 वे सर्कुलेशन है, वो 1 वे था, राइट लेफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इंसान के दिल में 2 वे सर्कुलेशन हो रही है। यहां पे सिर्फ एक ही ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहां पे एक साइड पे डीऑक्सीजनेटेड, तो दूसरी साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। वहां पे रिटर्न सप्लाई नहीं थी, लेकिन यहां पे देखें कि जो ब्लड हार्ट से लंग्स में गया, वो लंग्स से बॉडी में नहीं गया, बल्कि लंग्स से पहले हार्ट में आया, फिर हार्ट से बॉडी में गया। तो यहां पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ब्लड वापस आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में? आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं इसकी, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट की। ट्यूनिकेट्स फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, और इसमें भी ओपन टाइप सर्कुलेशन होती है। 30 या 31 अगस्त लिखा होगा कहीं पे। मिल गया? एनिमेटेड की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा। 30 अगस्त कहाँ लिखा हुआ? कौन है इसको? नहीं नहीं नहीं, अब उसकी बात कर, वीडियो की बात कर रहे हैं? हाँ, तो नीचे जाएंगे ना सर, वीडियो से हाँ ये है। इसमें सिंगल सर्किट डबल सर्किट देखें कहाँ लिखा हुआ है। ये नीचे वाला, ये चला दो। Hello everyone, now we know how blood circulates through our heart. Deoxygenated blood comes to the right atrium. From there, it goes to the right ventricle. Next, it is sent to the lungs for picking up oxygen. Then, oxygenated blood comes back to the heart in the left atrium. Then, it goes to the left ventricle. From the left ventricle, it is dispatched to the different parts of the body. So, blood flows through the heart following 2 different circuits or paths, isn't it? Basically, comes to heart and it flows from the heart to the lungs. There,
It absorbs oxygen and releases carbon dioxide. Then back to the heart. Next, the blood is dispatched to the different parts of the body. So we call it double circulation. This type of circulation, that is double circulation, is there in mammals and birds. But in many other animals, like fish, the blood flows through heart only once. Fishes have only one atrium and one ventricle. As blood flows through heart only once to complete one cardiac cycle, we call it single circulation. In the circulatory system of a fish, the blood travels from the heart to the gills, where it absorbs oxygen and releases carbon dioxide. It then flows from the gills to the organs and tissues in the rest of the body and then back to the heart. So there is just one circuit from the heart. Hence, it is called single circulation. In this case, only deoxygenated blood flows through the heart. So to sum up what we learned today, if the blood flows through the heart only once for completing one circulation, then it is known as single circulation, as in the case of fish. And if the blood flows through the heart twice, following two different circuits for completing one circulation, then it is known as double circulation. That's all for now. Bye-bye. उसके बाद देखें आपकी छोटी सी एक हेडिंग है, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट कह लें, चैम्बर्स ऑफ हार्ट कह लें। तो पाइसिस में तभी आपने पढ़ा था कि दो चैम्बर्स होते हैं, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल में। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं उन सब में और क्लास एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और एव्स यानी कि बर्ड्स और मेमल्स में हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। नाउ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किसे कहते हैं, आइए समझते हैं इसको। यह सिस्टम 4 चीजों से मिलकर बनता है, लिम्फ, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड और लिम्फाइट टिश्यू, ठीक है। 4 चीजों की कॉम्बिनेशन से बनता है लिम्फेटिक सिस्टम। वो 4 चीजें कौन सी हैं? लिम्फ, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड और लिम्फाइट टिश्यू। लिम्फ कलरलेस बॉडी फ्लूइड है, कलरलेस बॉडी फ्लूइड है। और ये 2 चीजों से मिलके बनता है, व्हाइट ब्लड सेल और फैट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स एंड फैट्स। मैं सर बोर्ड पे हूं तो मैं आपके क्वेश्चंस नहीं पढ़ पा रहा यहां से, ठीक है। एंड ऑफ लेक्चर अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, एंड ऑफ लेक्चर। आज छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक सर्कुलेशन हो गया, दूसरा लिम्फेटिक और तीसरा एक और शॉर्ट टॉपिक है ब्लड वेसल। तो ये 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आज। व्हाइट ब्लड सेल होने की वजह से इसका एक फंक्शन है इम्यूनिटी, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है इम्यूनिटी को मेंटेन करना। तो व्हाइट ब्लड सेल होने की वजह से इसका एक फंक्शन है इम्यूनिटी। और फैट्स होने की वजह से ये फैट सॉल्युबल
विटामिन को स्टोर करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है। ये कौन से विटामिन होते हैं? ए, डी, ई और के। ये 4 किस्म के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, जिसे हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो फैट्स होने की वजह से ये विटामिन को स्टोर करता है, और व्हाइट ब्लड सेल होने की वजह से इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, जर्म्स को किल करता है और बीमारियों से बचाने की कोशिश करता है। आपकी बॉडी में जो टोटल लिम्फ बनता है उसका 85%, आपकी बॉडी में जो टोटल लिम्फ बनता है उसका 85% ब्लड में ड्रेन होता है। तो जो ब्लड में शामिल हो गया उसकी सप्लाई ब्लड वेसल से होगी। 85% लिम्फ ब्लड में शामिल होता है और इसकी सर्कुलेशन ब्लड वेसल से होती है। अब जो 15% रिमेनिंग लिम्फ होगा इसकी सप्लाई लिम्फ वेसल से होगी। ठीक है, 85% ब्लड में ड्रेन होगा, तो जो लिम्फ ब्लड में शामिल होगा उसकी सप्लाई ब्लड से होगी, ब्लड वेसल से होगी, और जो रिमेनिंग 15% लिम्फ बचेगा उसकी सप्लाई लिम्फ वेसल से होगी। और ये सप्लाई किसको होगी? सिर्फ लिम्फाइड टिश्यू को। ठीक है, जो लिम्फ वेसल्स हैं ये लिम्फ सप्लाई करते हैं सिर्फ लिम्फाइड टिश्यूज को, यानी लिम्फाइड टिश्यू उसे कहते हैं जहां लिम्फ की सप्लाई लिम्फ वेसल करता है। आसान लफ्जों में क्या कहेंगे कि लिम्फाइड टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जहां पे लिम्फ की सप्लाई लिम्फ वेसल करता है। लिम्फाइड टिश्यू के नाम लिखें: स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस, आर्मपिट्स वगैरह, ये लिम्फाइड टिश्यूज हैं। लिम्फ वेसल ये ब्लड वेसल्स की तरह होते हैं, देखें, लेकिन फर्क इसमें ये होता है कि इसमें हर थोड़े फासले पर एक एलिवेशन होती है जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। ये लिम्फ नोड है, सही है। लिम्फ वेसल के अंदर एलिवेशंस होती हैं जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। ब्लड वेसल में नोड्स नहीं होते, लिम्फ वेसल में नोड होता है। और सप्लाई कैसे होगी जरा इसको भी देख लीजिए। लिम्फ सराउंडिंग टिश्यू में सप्लाई होता है और जो बच जाता है वो लिम्फ नोड में स्टोर हो जाता है। इस लिम्फ नोड के अंदर जब स्टोर होता है तो यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स होते हैं तो उसको किल भी किया जाता है। फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो फिर सराउंडिंग टिश्यू में लिम्फ सप्लाई होता है और जो बच जाता है वो दोबारा से लिम्फ नोड में स्टोर हो जाता है। तो ब्लड वेसल में ब्लड की सप्लाई मुस्तकिल होती है, लेकिन लिम्फ वेसल में लिम्फ की सप्लाई मुस्तकिल नहीं होती, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसकी भी आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। इसी में देखिएगा, इसी वीडियो के अंदर होगा लिम्फेटिक सिस्टम। बैक करें, फोल्डर में जाएं, इसी सेम फोल्डर में जाएं। लिम्फेटिक गिरा ऊपर, यहाँ
body has its own version of a sewer system for removing unwanted toxins, waste, and excess water from the body. This is called our lymphatic system. Like our blood circulation, the lymphatic system is made up of millions of little vessels that branch all around our body. But whereas arteries and veins carry blood, the lymphatic vessels are much, much finer and carry a colourless fluid called lymph. Our lymphatic system has three main duties. 1. It contains white blood cells called lymphocytes, which are used to fight infection. 2. It acts as a one-way drainage system, transporting fluid from body tissues into the blood circulation. 3. It gets rid of waste products produced by cells. As blood circulates the body, plasma leaves the blood vessels and travels into the body tissues, delivering food, oxygen, and hormones to the cells. This plasma becomes tissue fluid that surrounds all our body's tissues. It then collects waste products, excess water, and toxins from the cells. 90% of this fluid passes back into the blood circulation. However, 10% of the fluid is left behind and is known as lymph. We therefore need a system to drain this lymph fluid so that we don't end up as a swollen fluid-filled balloon, hence the lymphatic system. The lymph fluid drains into lymph vessels, where it then travels to lymph nodes, which are found all around your body. To stop backflow, the lymph vessels have one-way valves and muscular walls that contract to force the lymph forward. This is happening in millions of little lymphatic vessels in your body every minute of every day. The lymph nodes filter the lymph, destroying or trapping anything harmful. The lymph nodes contain white blood cells, lymphocytes, which attack and break down bacteria, viruses, damaged cells, or cancer cells. This filtering and destroying is an important part of our immune system and stops nasty substances being fed back into our bloodstream, which would make us sick. The waste products and destroyed bacteria are then carried in the lymph fluid through larger lymph vessels up to your neck, where the thoracic duct empties the lymph back into the blood circulation. The bloodstream then removes the waste products from the body as it does with other waste. As well as the lymph fluid, our lymphatic system also includes a few organs: the spleen, thymus, tonsils, and adenoids. They all have roles in helping our body fight off infections. Unfortunately, like any sewer system, things can go horribly wrong. Sometimes we get infections that cause the pumping to break down. This can cause your arms or legs to swell to huge proportions. Sometimes the debris or other bad substances can make it past lymph nodes. Sometimes cancer cells do this and spread the cancer to other parts of the body, which obviously isn't good. For now, we wish you all the best for your lymphatic health, which you can help maintain by drinking lots of water and exercising. Keep on pumping. If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Comment below if you have any questions. Why not check out our Fusco app as well? क्लास में वीडियो ठीक है बच्चों, आपने देख लिया होगा। ठीक है, काफी पॉइंट्स आपके यहाँ से भी क्लियर हो गए। एडिनोइड का एक जिक्र आया था इसमें। एडिनोइड्स जो होते हैं ये ग्लैंड्स होते हैं आपके स्कल कैविटी के अंदर, और यहाँ पे भी जो है लिम्फ का एक फंक्शन होता है जर्म्स को किल करना। ठीक है, और जब जर्म्स को किल करते हैं तो उसमें जो टॉक्सिक कंपाउंड्स बन जाते हैं जर्म्स को किल करने की वजह से, वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, और इस तरह से जिस्म से जर्म्स और जर्म्स के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है हमने अपने सिलेबस को फोकस करना है, तो हमने 85 और 15% का जो है रेशो लिया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो में 90 और 10% का था, क्लोज है, आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अंदर रहेंगे तो हम इस लिहाज से 85% कहेंगे कि ब्लड में जाता है, और 10% जो प्योर लिम्फ होता है वो लिम्फ वेसल के जरिए सप्लाई होता है। ठीक है, और वो सारे फैक्टर्स जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी हद तक, वो भी लिम्फ के जरिए से जो है ये सारा जो कैंसराइड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, एमाइटोसिस होता है, ये भी किसी हद तक प्रिवेंट होता है। ठीक है, आज का तीसरा टॉपिक जो है हम शुरू करेंगे, और उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और फिर हम जो है
तीसरा टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि आज की आखिरी हेडिंग हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। अगर लिम्फ नोड ज़्यादा किसी जगह अकोमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है आर्म्स के ऊपर, लेग के ऊपर, फुट के ऊपर, आर्म पिट्स के ऊपर, तो ये कैंसर और टीबी की अलामत होती है। यानी कि लिम्फ का बहुत अरसे तक एक जगह पे स्टोर नहीं होना चाहिए बल्कि उसको ड्रेन होते रहना चाहिए। अगला टॉपिक है हेमेटोलॉजी। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड, लॉजी मीन्स स्टडी, इट इज अ स्टडी ऑफ ब्लड, इट इज अ स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड वॉल्यूम एक एडल्ट पर्सन में तकरीबन 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। ठीक है, एक एडल्ट पर्सन में तकरीबन 5 लीटर ब्लड होना चाहिए। लेकिन ये एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी ये है कि आपकी बॉडी में ब्लड होना चाहिए 90 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। यानी आपका जो वजन है 40, 50, 60 जो भी आपका वेट है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 90 ml से, तो इतना ब्लड जो है आपकी बॉडी में होना चाहिए। ब्लड की पीएच 7.2 से लेकर 7.6 तक होती है, जिसका एवरेज बनता है 7.4। तो ब्लड अल्कलाइन मीडियम है क्योंकि इसकी पीएच 7.4 होती है। बाकी आप जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड है। जब ये आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ये उन तमाम चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करता है जो खुद से सर्कुलेट नहीं हो सकती, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे कि गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स, और इसी तरह से टॉक्सिक कंपाउंड्स जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से और लीवर से किडनी में जाता है ताकि एक्सक्रीट हो। तो सारी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड पे डिपेंड करती है। सारी चीज़ें ब्लड पे डिपेंड करती हैं कि ब्लड सर्कुलेट होगा तो बाकी चीज़ें भी सर्कुलेट होंगी। ब्लड को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आपके जिस्म में टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड पार्ट है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स टोटल ब्लड का 45% होता है और ये ब्लड का सेलुलर पार्ट है। ठीक है, ये फ्लूइड पार्ट है, ये सेलुलर पार्ट है। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर, 9% ऑर्गेनिक कंपाउंड और 1% इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। 90% वाटर, 9% ऑर्गेनिक और 1%
inorganic compounds. प्लाज्मा का कलर होता है येलो बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन. बिलीरुबिन का कलर येलो होता है, रेड नहीं होता. ठीक है, आपकी बुक में कुछ जगह पे रेड लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल 100% रॉन्ग है. करेक्शन की जरूरत है यहाँ पे. प्लाज्मा का कलर येलो होता है बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन. नाउ सेलुलर पार्ट. सेलुलर पार्ट में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पेसल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, नॉट कार्पेसल्स. व्हाइट ब्लड सेल, ये सेल है, सेल कंप्लीट होता है, कार्पेसल्स इनकम्प्लीट होता है. और तीसरी चीज प्लेटिलेट्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स. It starts from RBCs. आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है. आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट. आरबीसीज बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं. आरबीसी बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं. और जिस टिश्यू में आरबीसी बनता है उसे हम एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू कहते हैं. जिस टिश्यू में आरबीसीज बनते हैं तो बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस और बनने वाले टिश्यूज को एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू कहते हैं. एरिथ्रोपोइटिक टिश्यूज कौन से हैं? बोन मैरो ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स. इसके अलावा लीवर और थाइमस, इन सब में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है. आपको मालूम है कि आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होती है. तो 120 दिन के बाद ये टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. तो जिस टिश्यू में आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा उस टिश्यू को कहते हैं एरिथ्रोक्लास्टिक टिश्यू. वो टिश्यूज जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है 120 दिन के बाद, वो टिश्यूज जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शंस होती हैं, हम उसे एरिथ्रोक्लास्टिक टिश्यू कहते हैं. जिसमें स्प्लीन सेरेफेरिस थे 70%, उसके बाद लीवर है 20%, बोन मैरो है 10%. तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन आरबीसीज की स्प्लीन में होती है. देखिए, आरबीसीज को हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पेसल्स. कार्पेसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्लीट सेल्स नहीं होते, ये होता है नॉन न्यूक्लिएटेड. माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों चीजें
एब्सेंट होती हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट सेल होता है। इसलिए इसे हम सेक ऑफ हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, सेक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें कंप्लीट सेल तो है नहीं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी की शेप होती है बाइकॉन्केव। थिकनेस दोनों कॉर्नर पे होती है 1.9 माइक्रोन और सेंट्रली थिकनेस होती है 1 माइक्रोन। दोनों कॉर्नर पे थिकनेस होगी 1.9 और सेंट्रली थिकनेस होती है 1 माइक्रोन। आरबीसी काउंट मेल में कमोबेश प्लस माइनस यानी कि कमोबेश 52 लाख सेल्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। फीमेल में आरबीसी कम होता है 47 लाख तकरीबन। तो ये एक अहम पॉइंट है, इस पे एनटीएस का क्वेश्चन बन सकता है कि फीमेल में आरबीसी कम क्यों होते हैं और मेल में ज्यादा क्यों होता है। तो उसकी एक वजह यह है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आरबीसी ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक वजह क्या है इसकी कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में ज्यादा होगा। दूसरी क्या वजह है, देखें आयरन हमारी बॉडी से जाया भी होता है, यानी आयरन जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है, ये आयरन 1 ग्राम पर डे स्टूल के जरिए लॉस्ट होता है पर डे। आयरन लॉस्ट 1 ग्राम पर डे बाय स्टूल, और ये कॉमन है मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन फीमेल के अंदर 1 ग्राम पर डे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से फीमेल के अंदर जो 5 to 7 डेज का पीरियड होता है तो उसमें 5 to 7 ग्राम आरबीसीज और हीमोग्लोबिन का लॉस उसमें ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए फीमेल के अंदर आरबीसी काउंट्स कम है क्योंकि उसमें लॉस ऑफ आयरन ज्यादा है और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीम का मतलब आयरन, जबकि ग्लोबिन प्रोटीन है, और इसका रेशियो होता है 4% और 96%। अगर हम हीमोग्लोबिन काउंट की बात करें तो मेल में 14 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड और फीमेल के अंदर 12 to 14 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। आरबीसीज की कमी से जो डिजीज होती है हम उसे एनीमिया कहते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में, एक सेकेंड में भी पढ़ा होगा आपने, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है लॉस्ट ऑफ आरबीसी काउंट, लॉस्ट ऑफ आरबीसी काउंट। और उसमें एक प्रॉब्लम आपकी इस बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है, और वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया भी एनीमिया की ही टाइप है।
कहते हैं और मेजर भी कहते हैं। तो थैलीसीमिया की दो किस्में होती हैं, माइनर और मेजर। क्योंकि इसमें ब्लड के सेल्स नहीं बनते, तो ऐसे बच्चों को, क्योंकि ये बीमारी 99% बच्चों में होती है, एडल्ट में 1% है। 99% बाय बर्थ होता है, पैदाइश के वक्त से होता है, बच्चों में होता है। और इसमें ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इनकी 3 किस्में होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। फिल की स्पेलिंग PHYLLB होती है और PHILLB है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है। और एक ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक मोनोसाइट्स होते हैं और एक लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो यही लिम्फोसाइट है जो बेसिकली, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि लिम्फेटिक सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। काउंट मेल फीमेल में कॉमन है 4000 to 10,000 पर सेंटीमीटर क्यूब, मेल फीमेल में कॉमन। अगर आप इसे किसी को स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ हिस्सा इरेज करूंगा। व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से जो डिजीज होती है, हम उसे कहते हैं ल्यूकीमिया। व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से जो डिजीज होती है, हम उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। सबाहत, मोस्टली इरेगुलर। लीवर प्लस थाइमस वाला पॉइंट बता दूं, आरबीसी की फॉर्मेशन के टिश्यूज हैं। ल्यूकीमिया का मतलब ब्लड कैंसर। और इसमें क्या होता है, देखो गौर से समझो इस बात को। एक प्रॉब्लम होती है ल्यूकोसाइटोसिस और एक प्रॉब्लम होती है ल्यूकोपीनिया। समझो जरा इसको, किसी वर्ड के साथ पीनिया लिख दें, पीनिया, PENIA, पीनिया, इसका मतलब होता है डिक्रीज। और साइटोसिस आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज। अगर ल्यूकोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा बन रहे हों तो ये ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। और ल्यूकीमिया दरअसल ल्यूकोसाइटोसिस की वजह से होता है। जो ल्यूकीमिया का मसला है ये ल्यूकोसाइटोसिस की वजह से होता है, यानी कि इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा बनते हैं। लेकिन दूसरी बात भी नोट कीजिए कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल नहीं होते, बल्कि ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस होगा ल्यूकीमिया में, व्हाइट ब्लड सेल नॉर्मल से ज्यादा बनेंगे, लेकिन ये सेल्स एबनॉर्मल होंगे। तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है और इसकी ट्रीटमेंट भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। Now platelets. प्लेटलेट्स ये भी इनकम्प्लीट सेल होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो ये आरबीसी से रिजेम्बलेंस रखता है, क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट सेल है।
इसलिए हम इसे कहते हैं सेक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, सेक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से हैं? मोस्ट कॉमन फिब्रिनोजेन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद विटामिन के, इसके अलावा एक फैक्टर होता है जिसका नाम नहीं नंबर है, फैक्टर 8। ये सब क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो आपने देखा होगा कि जब खून जम जाता है तो फिर पानी की तरह एक सिक्रीशन हो रही होती है, उसे हम कहते हैं सीरम, SERUM। सीरम का मतलब होता है क्लॉटेड ब्लड। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, तो वहां से जो पानी की तरह सिक्रीशन हो रही होती है उसे सीरम कहते हैं। तो प्लेटलेट्स की भी कोई लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होती, ठीक है, प्लेटलेट्स की भी लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होती। होता क्या है इसमें भी कि प्लेटलेट्स बनेंगे और अगर आज क्लॉटिंग हो गई तो आज खत्म हो जाएंगे, 1 महीने के बाद क्लॉटिंग करेगा तो 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो इसकी लाइफ स्पैन भी फिक्स नहीं होती। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स।